सभी को नमस्कार। आज हम टॉपिक के 15 सेवा कार्य 15 पर हम चर्चा करेंगे जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है, जिसे वेक्टर बॉर्न करते हैं, संचारी रोग कहते हैं। तो संचारी रोग का उपचार और रोकथाम जो कि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदी के चेकलिस्ट के E10 स्टैंडर्ड E10 में इसका डिटेल दिया गया है। और हमारा एरिया ऑफ कंसर्न ए से A1.5 और A1.6। तो एरिया ऑफ कंसर्न ए में सर्विस प्रोविजन में A1.5 A1.6 और एरिया ऑफ कंसर्न ई से स्टैंडर्ड 10 E10। तो पहला 10.1 में संचारी बीमारियों के रोकथाम और उपचार के लिए क्या किया जाता है। अब रोकथाम के लिए, एक जनरल रोकथाम के लिए संचारी रोगों के लिए क्या किया जाता है। संचारी बीमारियों के रोकथाम के लिए हमें BHSNC के माध्यम से गांव की साप्ताहिक सफाई करवाना चाहिए, जो कि पंचायत विभाग से होता है। समुदाय को स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु जागरूक करना चाहिए। समुदाय को स्वयं को कैसे सुरक्षित रखना है, साफ सफाई के प्रति जागरूक करना चाहिए। जहाँ पर पानी या गंदगी इकट्ठा हो उसकी सफाई और छिड़काव करना चाहिए। जहाँ पर पानी भी इकट्ठा हो आशा एवं वाहनों के थ्रू। तालाब आदि में गम्बूसिया आदि मछली पालन, जो मलेरिया के लार्वा को खा जाती है गम्बूसिया, उसका पालन तालाब में करना चाहिए। अन्य विभागों के मदद से जल की सफाई, गांव की सफाई आदि करना चाहिए। वेक्टर बॉर्न जनित बीमारियों से ग्रसित रोगियों का ध्यान और फॉलोअप लगातार किया जाए ताकि और लोगों को न फैले, क्योंकि एक दूसरे से फैलता है। तो वेक्टर बॉर्न के जो भी पेशेंट हैं समुदाय में उसका प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये तो जनरल रोकथाम है वेक्टर बॉर्न बीमारियों के लिए। अब इसमें एक एक बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले आता है मलेरिया, जो 10.1 में इसका डिटेल है। इसको हम जानेंगे कैसे, निदान डायग्नोसिस कैसे करेंगे। मरीज को कपकपी के साथ बुखार आता है, लगभग 14 दिनों से लगातार आना, या खराश बुखार आता हो तो उसका RDT किट से जांच करते हैं। मतलब 14 दिन से ज़्यादा है तो RDT किट से जांच करते हैं। यदि पॉजिटिव आता है तो रेफ़र कर देते हैं। यदि निगेटिव आता है लेकिन बुखार कपकपी या जाड़े के साथ लगातार आता है तो उसको माइक्रोस्कोप से स्लाइड जांच के लिए रेफ़र कर देते हैं। मतलब अब बुखार काफ़ी दिनों से है, 14 दिन या 10 दिन से भी ज़्यादा ऊपर है, तो उसका अगर मलेरिया किट में निगेटिव भी आता है तो भी उसको स्लाइड जांच के लिए माइक्रोस्कोप के लिए रेफ़र कर देंगे। अब उपचार में मलेरिया P वाइवैक्स पुष्टि होने पर उपचार 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाना चाहिए, जिसमें क्लोरोक्विन 3 दिन एवं प्राइमाक्विन 14 दिनों के लिए दिया जाता है। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट एड देकर आप अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे MBBS डॉक्टर है उनके पास भेज देने के लिए वो डायग्नोसिस कर दवाई स्टार्ट कर देंगे। गर्भवती महिला, बच्चे, GP6PD डिफिशियंसी वाले मरीज को नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता है? क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन नहीं दिया जाता है गर्भवती महिला को, बच्चे के GP6PD डिफिशियंसी वाले मरीज को नहीं दिया। ये CHO द्वारा नहीं दिया जाएगा, डॉक्टर द्वारा ही दिया जाएगा, MBBS डॉक्टर। मलेरिया P फैल्सीपैरम को ACT दिया जाता है। अगर P फैल्सीपैरम डायग्नोस होता है तो उसको ACT दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये सब दवाइयाँ MBBS डॉक्टर के थ्रू डायग्नोस होने के बाद दिया जाए और हमारे CHO द्वारा इसे रेगुलर फॉलोअप किया जाए। रेफर, यदि मरीज को मलेरिया की दवा लेने के 48 घंटे बाद भी बुखार, लगातार उल्टी, सर दर्द, पानी की कमी, दस्त आना, मानसिक स्थिति बदलाव, झटके खून आना या खून के थक्का जमना, खून की अत्यधिक कमी होना, पीलिया शरीर, ठंड पड़ना आदि लक्षण मिलते तो उनको तत्काल एम्बुलेंस द्वारा रेफर कर दिया जाता है। यानी मलेरिया के मरीज को अगर ये सब पानी की कमी हो जाए, दस्त लगातार आ रहा है, लगातार बुखार हो रहा है, सर दर्द आ रहा है, मलेरिया दवा लेने के बाद भी मानसिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, झटके आ रहे हैं, खून आ रहा है, खून का थक्का जमना, खून की अत्यधिक कमी होना, पीलिया, ये सब और शरीर ठंड पड़ना, तो उसे रेफर कर दिया जाता है। तो मलेरिया से रिलेटेड हुआ। फिर नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू वाले मरीज का बुखार वाले मरीज का यदि डेंगू RDK द्वारा पुष्टि होती है, जो हमारे पास किट होता है उसको ठंडे पानी से सिकाई किया जाता है और लक्षण आधारित दवा जैसे बुखार या दर्द होने पर पैरासीटामोल दिया जाता है। इसमें
दर्द की दवाइयाँ थोड़ा अवॉइड की जाती है। पैरासीटामोल दिया जाता है बुखार आने पर और शरीर को सिकैया के लिए करते हैं। अन्य वेक्टर बॉर्न बीमारी में काला जर, जो कि कहीं कहीं लोकली होता है। काला जर बुखार के साथ उनके लक्षण होते हैं बुखार के साथ दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, दस्त आना। चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, थकान, शरीर में दर्द। जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई, जो पूर्वी यूपी का मेन बीमारी है, जिसमें बुखार के साथ सर दर्द, गले में जकड़न, मिचली, झटके, बच्चे में मानसिक स्थिति में विचलन आदि आते हैं। इन बीमारी को पहचान कर लक्षण आधारित दवा देकर रेफर किया जाता है। अगर ये बीमारी आपके द्वारा डायग्नोस हो रहा है स्क्रीनिंग के दौरान, तो इसे लक्षण आधारित दवा देकर, बुखार हो तो बुखार की दवा, दर्द हो दर्द की दवा देकर उसे तुरंत रेफर किया जाता है। वेक्टर बॉर्न बीमारियों की जांच हेतु किट उपलब्ध होने चाहिए। बीमारियों की रिपोर्टिंग नियमानुसार होना चाहिए। आईडीएसपी या आईडीएसपी के फॉर्मवेयर्स या आईसीएपी पोर्टल से इसकी जरूर निश्चित तौर पर इसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, ताकि इसको समुदाय में और ये न फैले। तो इस तरह से हमें लक्षण आधारित लक्षण को पहचानना चाहिए। एक बार लक्षण में फिर से जो लोकली काला जलन, बुखार के साथ पेट दर्द, भूख न लगना, दस्त आता है। चिकनगुनिया में बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, थकान, शरीर में दर्द। जापानी इंसेफ्लाइटिस में बुखार के साथ सर दर्द, गले में जकड़न, मिचली, झटके, मानसिक स्थिति में विचलन होता है। डेंगू में बुखार के साथ शरीर में दर्द होता है। मलेरिया में कपकपी देकर बुखार आता है। तो ये सब लक्षण है। लक्षण देखकर उन्हें पहचान कर फर्स्ट एड देकर उन्हें रेफर करना चाहिए। E10.2 में NTEP मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेक्शन प्रोग्राम टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य मंदिर के द्वारा क्या सेवाएं दी जाती हैं। क्वेश्चन है उत्तर ट्यूबरक्लोसिस में निदान, आगे इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। बुखार के साथ खांसी आता है, वजन घटता है, बलगम के साथ खून आ सकता है, ऐसे मरीज को तत्काल रेफर किया जाता है जहां बलगम की जांच माइक्रोस्कोप से किया जा सके या सेंटर द्वारा सुरक्षित तरीके से बलगम जांच के लिए भेजने की सुविधा हो। आपके द्वारा अगर बलगम सुरक्षित भेजा जा सके तो आप भेजिए, या तो जहाँ पर बलगम की जांच हो वहाँ रेफर किया जाता है। उपचार में डार्ट्स की दवा सेंटर पर उपलब्ध हो। टीबी के मरीजों को लगातार फॉलोअप करना चाहिए। उनकी दवा उपलब्धता हमेशा होनी चाहिए। इसके साथ उनका वजन, जब भी फॉलोअप करें उनका वजन, भूख लगना आदि की निगरानी रखनी चाहिए कि उनका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, भूख लग रहा है कि नहीं। यदि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है तो तत्काल अपने चिकित्सा अधिकारी से वार्ता जरूर करनी चाहिए। दवा पूरी होने पर छठे, 12वें, 18वें और 24 महीने पर मरीज का फॉलोअप जरूर करना। अगर दवा पूरी होगी, टीबी का मरीज सही हो गया, तो हर 6 महीने पर, छठवें महीने, 12वें महीने, 18वें महीने और 24वें महीने में, तो 2 साल तक लगातार उसे जरूर फॉलोअप करना चाहिए। क्योंकि अगर वो मल्टी एमडीटी में चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। टीबी मरीज का रिकॉर्ड, उपचार का रिपोर्टिंग, निश्चय ऐप पर पंजीकरण आदि अवश्य होनी चाहिए। टीबी के मरीज के लिए कुछ सावधानियां। इफ़ यू हैव द कफ फॉर द मोर देन 3 वीक्स, गेट योर स्पुटम टेस्टेड थ्रू द माइक्रो। अगर आपको कफ 3 वीक से ज़्यादा आ रहा है तो आप स्पुटम टेस्ट जरूर करवाइए। टेक ऑल द मेडिसिन फॉर द फुल प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग रेगुलरली। जितना दिन दवा चलना है उतना दिन दवा लीजिए, बीच में एक दिन भी न छोड़िए। रिमेंबर दैट टीबी कैन बी क्योर। ये ध्यान रहे कि टीबी सही हो सकता है। स्पिट ओनली इन द इफ्यूनर कंटेन जर्मिसाइड। वहीं थूके जहाँ पर सफाई आराम से हो सके। यूज रुमाल का यूज करें। जब खांसी हो, छींक आता हो तो जरूर रुमाल का यूज करें। और क्या नहीं करना चाहिए, यू हैव द कफ फॉर द मोर देन द 3 वीक्स, डोंट इग्नोर इट। अगर आपको कफ 3 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है तो इसको इग्नोर ना करें, जरूर डॉक्टर को दिखाएं। डोंट रिले ऑन द एक्सेसिव एक्सरे पर विश्वास न करें। इसका डायग्नोसिस कफ द्वारा जरूर करवाएं स्पुटम टेस्ट द्वारा। डोंट स्टॉप मेडिसिन बिफोर योर डॉक्टर से, जब तक चिकित्सक न कहें तब तक दवा नहीं छोड़नी चाहिए। डोंट आइसोलेट टीबी पेशेंट को अलग नहीं रखना चाहिए। डोंट स्पीट इनडिस्क्रिमिनेटली, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। एक निश्चित तरह थूकना चाहिए जहाँ पर आराम ईजी वे में सफाई हो सके। अब हम जानेंगे टीबी और एचआईवी में क्या संबंध है। टीबी वाले मरीज चूँकि उनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़रूर होते हैं। इसलिए प्रत्येक टीबी पेशेंट का एचआईवी जांच जरूर कराएं। जरूरी नहीं है कि टीबी मरीजों को एचआईवी संक्रमण हो, लेकिन एचआईवी संक्रमित मरीजों को टीबी की संभावना सामान्य व्यक्तियों से काफ़ी अधिक होता है। ये वाइस वर्सा है। जिस तरह टीबी के मरीज में इम्यूनिटी कम हो जाता है, एचआईवी मरीज में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो एचआईवी मरीज को टीबी होने
की अधिक संभावना होती है। टीबी संक्रमित होने पर भी एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए आज ही नज़दीकी आईटीसीटी केंद्र पर जरूर जाकर एचआईवी की जांच जरूर कराएं। सरकारी अस्पताल में एचआईवी की जांच और इलाज मुफ्त और गोपनीय होता है, तो इसलिए टीबी और एचआईवी एक दूसरे से थोड़ा सा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए टीबी मरीज का भी एचआईवी जांच जरूर कराना चाहिए और एचआईवी मरीज को भी टीबी संभावना, इसलिए टीबी की जांच जरूर कराना चाहिए। दोनों मरीज सही हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। 10.3 में NLEP लेप्रोसी नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम कार्यक्रम के अंदर आरोग्य मंत्री द्वारा क्या सेवाएं दी जाती है। निदान में स्किन पर पीला और लाल धब्बा होता है, स्किन का मोटापन या खुरदरापन होता है, झंझाट होता है, नसों में दर्द के साथ सूजन होता है, हाथ में कमजोरी, पैर और आंखों में सूजन, कानों से कम सुनाई पड़ना आदि लक्षण लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के मरीज में मिलते हैं। ऐसे मरीज की पुष्टि के लिए धब्बे पर पेन जो धब्बा होता है उस पेन के नोक से एक बार आँख खोलते हैं, एक बार आँख बंद कर कर छूते हैं। यदि महसूस नहीं होता है तो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के धब्बे है, यदि महसूस होता है तो वो नहीं है। ऐसे संभावित मरीजों को रेफर किया जाता है। उपचार में लेप्रोसी के मरीज को पहला डोज की दवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य पर दिया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार एएनएम के निगरानी में दवा दी जाती है। लेप्रोसी की दवा पूरी होने पर लेप्रोसी से होने वाली जटिलताएं जैसे नसों में दर्द एवं सूजन आदि को देखते हैं। यदि मरीज में विकलांगता आती है तो उसे जरूरत अनुसार जूते उपलब्ध कराते हैं। मरीज के दवा हेतु कार्ड एवं दवा का फॉलोअप करेंगे एवं इससे संबंधित रिपोर्ट करेंगे। समुदाय में लेप्रोसी के लक्षण एवं इस बीमारी से होने वाली जटिलताएं या नुकसान आदि के बारे में बताते हैं और इसकी दवा मुफ्त में कहाँ से उपलब्ध होगी इसके लिए समुदाय को जागरूक करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट के चेक पॉइंट और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में दिया गया है, उसी का हिंदी में हिंदी रूपांतरित करके आप लोगों को इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। जो लेप्रोसी के विषय में डिटेल बताएं उससे संबंधित कुछ आईसीज हैं जिनमें कुछ रोगों में एमडीटी से पूर्णतः ठीक हो जाता है और शून्य दाग धब्बों की जांच कराएं। कुछ रोग की जांच और एमडीटी दवा स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। कुछ आईसीज हैं, इसको देखकर भी आप ये सब चीज़ें डिटेल बताया जा चुका है, इसकी आईसीज भी हैं। नेक्स्ट एड्स है, एड्स 10.4 में इसके रोकथाम हेतु समुदाय में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। निदान, संदिग्ध मरीजों की पहचान करना, बाहर आने जाने वाले एरिया में स्क्रीनिंग किया जाता है। एड्स की स्क्रीनिंग के लिए जिन मरीजों को टीबी लेप्रोसी आदि बीमारियों की दवा चल रही उनकी एचआईवी की जाँच जरूर कराते हैं। संदिग्ध मरीजों की पुष्टि करने हेतु माइक्रोस्कोपी द्वारा जाँच के लिए रेफर किया जाता है। उपचार और जागरूकता में आपको समुदाय में संदिग्ध एरिया में कंडोम बांटना, समुदाय को एड्स के बचाव हेतु जागरूक करना एवं कंडोम के प्रयोग के विषय में जानकारी देना, एड्स मरीजों को मानसिक रूप से मजबूत करने हेतु समय समय पर उनको परामर्श देना, फॉलोअप करना एवं दवा की उपलब्धता की जानकारी देना, कहाँ से दवा उपलब्ध होगी। फिर E10.5 में IDSP के अंतर्गत कौन से मरीजों की रिपोर्टिंग कैसे और कहाँ की जाती है, जो भी हम लोग IHIP पोर्टल से भी करते हैं। पहला, यदि किसी मरीज को बुखार के साथ खांसी 7 दिनों से लगातार आ रहा हो, यदि 15 वर्ष के ऊपर के बच्चों को पैरालिसिस लकवा हो गया हो, यदि मरीज को दस्त दिन में 2 से 3 बार से अधिक हो रहा हो, यदि समुदाय के किसी बीमारी का फैलाव हो रहा हो आदि, ऐसे मरीजों का विवरण समुदाय और ओपीडी से इकट्ठा कर अपने चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित कर फॉर्मवेयर IHIP ऐप के माध्यम से करते हैं। बीमारी के रोकथाम हेतु जो भी प्रयास होते हैं उसे हम समुदाय तक पहुंचाते हैं और उसकी लगातार फॉलोअप करते हैं। फिर E10.6 में आपको वायरल हेपेटाइटिस HPHCP के रोकथाम हेतु क्या करते हैं, जिसमें निदान में संदिग्ध मरीजों का हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच की जाती है, पुष्टि होने पर रेफर किया जाता है। उपचार जागरूकता में समुदाय को हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण हेतु जागरूक किया जाता है। बच्चों के एवं बाहर काम करने वाले व्यक्ति को इसका टीकाकरण किया जाता है एवं साफ पानी, सफाई एवं किसी का प्रयोग किया हुआ सुई न लगवाएं के लिए जागरूक किया, मतलब किसी का लगा हुआ सुई नहीं लगाया जाता है। HIV का फैलाव देखिए मेन तरीके से होता है, जो कि IC में दिख रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। कोई भी HIV संक्रमित पार्टनर है उससे सेक्स करने से
कोई भी नीडल प्रयोग किया हो HIV पेशेंट का नीडल प्रयोग करने पर यूज करने से उसे भी फैल सकता है। ट्रांसमिशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, जो अगर मदर इन्फेक्टेड है HIV है तो बच्चे को भी होने की संभावना होती है। यह HIV मरीज से संक्रमित मरीज का अगर हम ब्लड चढ़ाते हैं तो उससे भी HIV होने की संभावना होती है। इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज के TB, लेप्रोसी, मलेरिया, HIV, एड्स, आपका वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू और लोकल जनित काला जल, इंसेफ्लाइटिस, इन सब के विषय में डिटेल बताया गया है। इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, रेफर किस स्थिति में करना है, इसको डायग्नोस कैसे करना है। तो इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन काफ़ी जानकारी युक्त, तो काफ़ी चेक पॉइंट्स है। आपके स्टैंडर्ड 10 को एक कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो अति अच्छा लग रहा हो तो कुछ कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।